हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 1 जो हमारे आसपास के पदार्थ उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो ये पेज नंबर 4 पे जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उसको मैं पहले सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, देखें ये क्रियाकलाप 1.8 और ये प्रश्न ठीक है दिए हुए हैं कुछ पेज नंबर 4 पर देखें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ है। देखें तो पदार्थ क्या होता है, मैंने पदार्थ की दो महत्वपूर्ण विशेषता बताई थी कि पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कुछ न कुछ उसका वजन होता है, और प्रत्येक पदार्थ कुछ न कुछ क्या करता है, जगह घेरता है। तो देखो कुर्सी जगह घेरती है और इसका कुछ न कुछ वजन होता है, तो ये एक पदार्थ है। वायु स्थान घेरती है, जैसे हम गुब्बारे के अंदर वायु भरते हैं तो वो फैल जाता है। तो वो क्यों फैलता है, क्योंकि वायु स्थान घेरती है और उसका कुछ न कुछ वजन होता है। ठीक है, चले तो वायु भी पदार्थ है। स्नेह ये कोई पदार्थ नहीं है, ये केवल भावना है। गंध ये भी कोई नहीं है। घृणा ये नहीं है। बादाम ये पदार्थ है। विचार ये कोई पदार्थ नहीं है। शीत ये ऋतु है। शीतल पेय ठंडा पदार्थ, तो ठंडा पदार्थ कोई भी हो वो वस्तु के रूप में गिना जाता है, क्योंकि उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है। ठीक है, इसके बाद शीतल पेय है। इसके बाद इत्र की सुगंध, तो सुगंध कोई पदार्थ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें से पदार्थ कौन कौन से हैं, ये कुर्सी है, वायु है, बादाम है, शीतल पेय है। ठीक है, ये चार क्या है, पदार्थ है, बाकी पदार्थ नहीं है। आगे निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। देखो क्या बोल रहा है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, यानी जब कहीं पर खाना बन रहा होता है गरम गरम तो उसकी सुगंध काफी दूर तक चली जाती है, लेकिन जब खाना ठंडा हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी सुगंध आना कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो जब हम ठोस द्रव और गैस की विशेषता पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ पदार्थ के कणों की क्या होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे जैसे उनके कणों को ज्यादा तापमान मिलेगा वैसे वैसे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, कम होगा। और जब आकर्षण बल कम होगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो जल्दी से क्या होंगे, वायुमंडल में फैलने लगेंगे। लेकिन जब वही खाना ठंडा हो जाता है तो उसका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और तापमान कम होने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण ठंडे खाने की जो महक है वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती, जबकि गर्म खाने की जो सुगंध है वो कई मीटर दूर तक भी चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका कारण है। तीसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। देखो तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। अब हमने क्या देखा था कि पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो काफी कम होता है, यानी ठोसों में तो बहुत नगण्य होता है और द्रव पदार्थ में थोड़ा बहुत होता है और गैसों में सबसे ज्यादा होता है। तो द्रव के कणों के बीच में थोड़ा क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तब तो जब गोताखोर पानी के अंदर तैरता है तो अपने हाथों से क्या करता है, बल लगाता है, और उस बल के कारण जो जल के कण है उनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस कारण वो पानी को क्या होता है, काट पाता है, यानी उसके आकर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण वो कण क्या होते हैं, फिर दूर दूर हटने लगते हैं, और इस कारण जो गोताखोर है वो पानी के अंदर पानी को अपने हाथों से काट पाता है। ठीक है, तो ये इसका कारण है। आगे पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है, तो पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है, तो पदार्थ के कण, पहली विशेषता सबसे महत्वपूर्ण कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक, दूसरी विशेषता जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, और तीसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये पदार्थ के कणों की क्या है, मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। चले आगे, ठीक है, आगे हम पेज नंबर 6 के प्रश्न उत्तर हल कर रहे हैं। देखिए किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। देखो मैं इसको समझाता हूं ये चीज क्या है। जैसे आपके पास ये दो बर्तन है, ठीक है, ये दो आपके बर्तन है, दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता है 1 लीटर की। कितने की है, 1 लीटर की।
ठीक, या एक किलोग्राम की समझ लो, मान लो 1 किलोग्राम मान लो तो अच्छा रहेगा, 1 किलोग्राम। अब दोनों बर्तन बराबर है, सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखो एक बर्तन में आप क्या कर रहे हो, एक बर्तन में समझ लीजिए आप मक्का भर रहे हो, क्या भर रहे हो, मक्का, और एक के अंदर समझ लो आप क्या भर रहे हो, सरसों भर रहे हो, ठीक है। दोनों बर्तन 1 किलोग्राम के हैं, ठीक है, दोनों का आयतन बराबर है, क्या है, आयतन है वो बराबर है, दोनों 1 किलोग्राम के हैं, ठीक। एक में आप मक्का भर रहे हो और एक में आप क्या भर रहे हो, सरसों के दाने भर रहे हो। अब देखो दोनों को आपने पूरा भर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करो, इन दोनों का आप वजन निकालो, ठीक है, इन दोनों का तोल करो। तो जब आप वजन ज्ञात करोगे, इनका द्रव्यमान ज्ञात करोगे किसी तुला पर रख कर, तो आप पाओगे कि जो सरसों के दाने जिसमें भरे हुए थे उसका वजन ज्यादा आ रहा है, यानी उसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, और जिसमें मक्का के दाने भरे हुए थे उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। या फिर ऐसे नहीं पता चले तो इसमें जो सरसों के दानों की संख्या होगी वो ज्यादा होगी और मक्का के दानों की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसका कारण क्या है कि कोई भी वस्तु जो कम जगह के अंदर ज्यादा समा जाती है, क्या, कम जगह के अंदर ज्यादा अपना स्थान घेरती है या द्रव्यमान ग्रहण करती है, उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो दोनों 1-1 किलो के बर्तन थे बराबर, लेकिन इसमें जो सरसों की मात्रा थी वो ज्यादा आएगी और जो मक्का के बीजों की मात्रा थी वो क्या आएगी, कम आएगी। इसका कारण क्या है, पहला कारण इनका आकार है, ठीक है, तो मक्का का दानों का आकार बड़ा होता है और सरसों के दाने का आकार क्या होता है, छोटा। इस वजह से जो सरसों के दानों का जो द्रव्यमान आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा, ठीक है, यानी सरसों के दाने इसमें ज्यादा समाएंगे, यानी कि इनका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और मक्का के दानों का घनत्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये होता है घनत्व, यानी कि देखो क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि कोई एक निश्चित बर्तन है उसके प्रति द्रव्यमान, जो प्रति 1 किलोग्राम या प्रति 1 लीटर है, जो आयतन है उसके अंदर उसके द्रव्यमान की मात्रा कितनी है, वही क्या कहलाती है, घनत्व, ठीक है। देखिए जैसे अगर और सिंपल समझना चाहे, जैसे एक कक्षा है, ये एक क्लास है, एक क्लास ये है। अब इसमें जो बच्चों के बैठने की क्षमता है वो 40 है, दोनों में 40-40 है, लेकिन हाल ये है कि एक क्लास में यहाँ पर 30 ही बच्चे बैठ रहे हैं और यहाँ पर 60 बच्चे बैठ रहे हैं। देखो जगह बराबर है दोनों में, लेकिन एक जगह 30 बच्चे बैठ रहे हैं और एक जगह ज्यादा बैठ रहे हैं। तो अब मैं आपको कहूँ कि भीड़ किस में ज्यादा होगी, तो निश्चित रूप से 60 में, लेकिन दोनों का क्या है, जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर भीड़ किस में ज्यादा है, इसके अंदर, तो इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये घनत्व होता है, यानी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर उसकी संख्या कितनी है, उसका द्रव्यमान कितना है, उसका मान कितना है, वो क्या कहलाता है, घनत्व, ठीक है। तो ये घनत्व पहले समझ गए होंगे आप। अब हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो बोल रहा है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करो, यानी हमें जो दिया गया है उसको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि किसका घनत्व कम है और किसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है। चले तो देखें, तो सबसे पहले वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, सुई, चौक, रुई और लोहा। अब इसमें से आपको कहूं कि इसमें से सबसे ज्यादा कण किसके दूर दूर होंगे, तो वायु के। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, वायु का। तो 1 नंबर पे कौन आएगा, वायु, सबसे कम। फिर वायु के बाद किसका आएगा, तो वायु के बाद चिमनी का धुआं, क्योंकि यही क्या है, वायु का एक रूप है। तो 2 नंबर पे क्या आएगा, चिमनी का धुआं, ठीक। फिर अगर इससे ज्यादा घनत्व की बात करो तो किसका होगा, तो वो होगा रुई का। किसका होगा, रुई का, क्योंकि रुई के कणों के बीच में ज्यादा जगह होती है और उसमें जैसे जल वगैरह किसी में भी डूबने पर उसमें जल्दी से पानी भर जाता है। तो रुई को कितने नंबर पे रखेंगे आप, 3 नंबर पे। फिर मैं बात करूं तो रुई के बाद किसका घनत्व होगा, तो जल का, ठीक है, क्योंकि जल है वो शहद की तुलना में उसमें बहने का गुण ज्यादा होता है। फिर 5वें नंबर पर बात करूं तो शहद, ये हालांकि ये भी एक द्रव है, लेकिन जल की तुलना में क्या होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें जो बहने का गुण होता है वो जल की तुलना में कम होता है, इस कारण इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद बात करें तो चौक को मैं रखूंगा 6 नंबर पर और लोहा को रखूंगा 7 नंबर पर, यानी सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, लोहा का, क्योंकि इसमें बहने का गुण क्या होगा, नगण्य होगा, और इसका जो घनत्व है प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे कम वायु का,
घनत्व, उसके बाद चिमनी का धुआं का, उसके बाद रुई का, उसके बाद जल का, उसके बाद शहद का, उसके बाद चौक का और उसके बाद लोहे का। ठीक, चले प्रश्न नंबर 2। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो ये गुण मैं पहले ही बता चुका हूं कि ठोस के क्या गुणधर्म होते हैं, द्रव के क्या होते हैं और गैस के क्या होते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला है दृढ़ता। ठीक है, अब देखो दृढ़ता क्या होता है। दृढ़ता का मतलब है कठोरता या मजबूती। तो सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में, फिर द्रव में और उसके बाद गैस में। ठीक है, दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती या कठोरता। तो सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। ठीक, फिर संपीड़ितता। तो संपीड़ितता देखो, संपीड़ितता का मतलब होता है दबाना, यानी किसी में संपीड़न करना, उसके कणों को पास पास लाना, वो गुण क्या कहलाता है, संपीड़न। तो देखो ठोस में सबसे कम संपीड़न होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। यानी गैस में सबसे ज्यादा संपीड़न होता है, उसके बाद द्रव में संपीड़न होता है, और ठोसों में नगण्य या न के बराबर संपीड़न पाया जाता है। यानी ठोसों को आप आसानी से दबा नहीं सकते। ठीक, फिर तरलता। तरलता का मतलब है बहना। ठीक है, तो ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता, द्रव में पाया जाता है और गैस में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है बर्तन में गैस का भरना। अब जो ठोस है, अब ठोस तो किसी बर्तन में, अगर आप ठोस को किसी बर्तन में भरोगे तो वो पूर्णतः जगह नहीं घेरेगा, वो एकदम बिल्कुल पूरा उसके अंदर नहीं समा पाएगा, क्योंकि ठोस अपने आसपास कुछ ना कुछ तो जगह जरूर रोकेगा। ठीक है, तो ठोसों में जो किसी बर्तन में गैस के भरने की जो क्षमता है वो ठोसों में सबसे कम होगी। इसके अलावा जो द्रव है, तो द्रव को आप अगर किसी भी बर्तन में भरोगे तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा और उसमें आसानी क्या हो जाएगा, समा जाएगा। और जो गैस है, तो गैस को तो आप जैसे भी बर्तन में रखोगे वो उसका आयतन और आकार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि तुरंत ही वो फैल जाएगी, जबकि ठोसों में जो फैलने का गुण है या बहने का गुण है वो नहीं पाया जाता। इस कारण ठोस को आप किसी बर्तन में आसानी से नहीं भर सकते। ठीक है, चले आगे है आकार। ठीक है, तो जो ठोस होते हैं, तो ठोस के जो कणों का आकार है वो बहुत छोटा होता है, और इसी कारण क्या होता है कि वो ठोस के कण है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो द्रव के कण है वो ठोस से कुछ बड़े होते हैं और उनके बीच में क्या पाया जाता है, कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। और गैस के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। इस कारण वो आसानी से क्या हो जाते हैं, वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसके बाद बात करें गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आपको पता ही है, ठोस के कणों के बीच में जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, और द्रवों में उससे ज्यादा होती है, और गैसों में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ठोसों में सबसे कम गतिज ऊर्जा, द्रव में उससे थोड़ी ज्यादा गतिज ऊर्जा और गैस में सबसे ज्यादा। तभी गैसों को आप खुले में छोड़ने पर वो तुरंत ही वायुमंडल में क्या हो जाती है, फैल जाती है। फिर बात करें घनत्व। तो घनत्व अभी बताया, ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, फिर द्रव का और फिर गैस का। ठीक है, चले तो ये सेकंड प्रश्न था। आगे है कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखो अब मैं क्या देखा था कि गैस के जो कण है उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ज्यादा होता है, और उनके जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होती है। अब जब उनके कणों की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, यानी कि उनके कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम है, तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वो कण आसानी से किसी भी दिशा में क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। और जब वो आसानी से किसी भी दिशा में फैल सकते हैं तो किसी भी बर्तन के छोटे से छोटे क्षेत्र में भी जाकर, छोटे से छोटे भाग में भी जाकर वो आसानी से उसके अंदर क्या हो सकती है, भर जाती है या समा सकती है। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख कारण है। चले तो आप अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है और गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इस कारण इसको किसी भी बर्तन में भरने पर ये उसके प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक छोटे से छोटे हिस्से तक पहुंच जाते हैं और आसानी से उसके अंदर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, तो ये तो निश्चित रूप से जरूरी है कि जो गैस के हैं तो गैस के अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो गति बहुत जोर से करेंगे, और जब गति जोर से करेंगे तो निश्चित रूप से वो उसकी दीवारों पर दबाव डालेंगे। आप किसी भी बर्तन में गैस को भर लो तो वो उसके दबाव डालेगी। तभी तो आपने देखा होगा सिलेंडर वगैरह है उसमें दाब होता है, तभी तो जब वो थोड़ा बहुत ही लीक होता है तो गैस बहुत तेजी से निकलती है। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर दाब है, उसके कण उसकी दीवारों पर दाब डाल रहे हैं,
इस वजह से वो कभी कभार क्या हो जाता है, फट भी जाता है। ठीक है, लकड़ी की मेज क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। तो लकड़ी की मेज ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि जो लकड़ी के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है और उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, यानी आसानी से आप किसी लकड़ी को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इस कारण लकड़ी को किसके अंदर गणा जाता है, ठोस में, क्योंकि उसमें ठोस के अलावा जो द्रव है और गैस है उसके कोई भी गुण द्रव नहीं पाए जाते। इसके अंदर सारे गुण द्रव है वो किसके पाए जाते हैं, ठोस के। इसी कारण लकड़ी की मेज क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। ठीक है, और कह सकते हैं कारण, तो लकड़ी के जो आकार और आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। उसका आकार और आयतन आप आसानी से बदल नहीं सकते। आगे, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। आप देखो, वो तो अभी मैं बताया कि ठोस से जो कण है, ठोस के कण बहुत ही मजबूत आकर्षण, जो अंतरा अणु का आकर्षण बल है उसकी वजह से आपस में जुड़े रहते हैं। अब जब उनके बीच में बहुत ज्यादा बल है, आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको अलग करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा बल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम हवा में, तो हवा के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है और उनके कणों के बीच में गति जो रिक्त स्थान है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इस कारण हम आसानी से अपने हाथ चला पाते हैं और हमें ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ठोस के कणों के बीच में तो बहुत कम रिक्त स्थान होता है। देखो, जैसे ये चित्र भी दिख रहा है कि इसके कण है वो बिल्कुल कैसे है, पास पास है, और जब कण आपस में बिल्कुल पास पास है, एक दूसरे से मजबूत जुड़े हुए हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा क्या होगा, बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। क्या बोल रहा है, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। सही बात है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जो बर्फ का टुकड़ा है वो द्रव ना होकर क्या होता है, ठोस का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी जब जल होता है तब तो वह द्रव का रूप होता है, लेकिन जैसे ही जल को आप ठंडा करोगे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर, तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ का रूप धारण करेगा। और जब वो धीरे धीरे बर्फ बनना शुरू हो जाएगा तो फिर द्रव से किस में बदलेगा, ठोस में। और जब द्रव से ठोस में बदलेगा तो उसमें जो हवा के बुलबुले हैं, यानी जल से बर्फ बनने के दौरान जो हवा के बुलबुले वो उसमें क्या हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो बर्फ का घनत्व है वो जल के घनत्व से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी उस बर्फ के अंदर हवा की कुछ मात्रा रह जाती है। उस हवा की मात्रा के कारण जो बर्फ का घनत्व है वो जल की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जल से घनत्व कम होने के कारण ही जो बर्फ का टुकड़ा है वो जल पर तैरता है। क्योंकि कोई वस्तु पानी पर तभी तैर सकती है जब उसका घनत्व, ठीक है, जब उसका घनत्व जल के घनत्व से क्या हो, कम हो। जैसे आपने देखा होगा कि एक लोहे की कील है वो पानी के अंदर आसानी से डूब जाती है, लेकिन लोहे के बड़े बड़े जहाज पानी पर तैरते हैं। तो इसका कारण भी यही है कि जो लोहे की कील है उसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होने के कारण वो आसानी से जल के अंदर डूब जाती है। लेकिन लोहे के जहाज है उनका क्षेत्रफल ज्यादा है, और जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। और उनका घनत्व जल से कम होने के कारण बड़े बड़े जहाज पानी के ऊपर तैरते हैं, लेकिन एक छोटी सी सुई क्या हो जाती है, पानी के अंदर डूब जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे। आगे, ठीक है, आगे देखो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित तापमान को, ये पेज नंबर 9 के प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलो। यानी हमें जो केल्विन दिया हुआ है ताप, उसको किसमें बदलना है, सेल्सियस में। देखो मैं बदल के बताता हूँ। तो देखो, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना होता है, तो सेल्सियस ताप एक सूत्र होता है, आपको ये याद रखना है। सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273। क्या याद रखना है कि सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273। तो देखो पहला कितना है, पहला है 300 और 573। तो देखो पहला है 300 केल्विन और दूसरा है 573। तो देखो इसको आप सेल्सियस में बदलोगे तो पहला क्या हो जाएगा, तो केल्विन कितना है 300 माइनस 273, तो ये कितना हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यानी 300 केल्विन का सेल्सियस में जो मान होगा वो कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड क्या है 573, तो 573 माइनस 273, तो ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये पहले का उत्तर है और ये दूसरे का। यानी सेल्सियस ताप को, जो केल्विन ताप है उसको अगर आपको सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन ताप में से कितने को घटाना है, 273 को घटा देना है। तो जैसे ही आप केल्विन में से
273 को घटा दोगे तो हमें जो तापमान प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा, सेल्सियस में। ठीक है, चले सेकंड प्रश्न क्या है, निम्न तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी हमें कुछ तापमान दिया हुआ है, बताना है कि इस ताप पर जल किस अवस्था में होगा। तो देखो पहला दिया हुआ है 250 डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता है कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये 250 है यानी 250 है, तो निश्चित रूप से इस अवस्था पर किसमें होगा, वाष्प के रूप में। किसमें होगा, वाष्प के रूप में। और दूसरा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर किसमें होगा, तो ये किसमें होगा, जल वाष्प में। जल वाष्प यानी जल से किसमें बदल रहा होगा, वाष्प में। अभी जल की अवस्था भी होगी थोड़ी और किसकी अवस्था होगी, वाष्प की भी। ऐसा नहीं है कि पूरा जल ही जल होगा और ना ही पूरा वाष्प में बदला होगा, यानी जल और वाष्प की दोनों अवस्था होगी। ठीक है, यानी जल से वाष्प की अवस्था में जाने की वो क्या कर रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा। तो हम ऐसी स्थिति को कहेंगे कि ऐसी स्थिति में जो जल है वो जल वाष्प की अवस्था के रूप में होगा, जल और वाष्प के रूप में, यानी कुछ हिस्सा जल के रूप में होगा और कुछ वाष्प के रूप में। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, ये प्रश्न हमने पढ़ा था। चले देखें, अब देखो जैसे ही हम पदार्थ की अवस्था बदलते हैं तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए हम क्या देते हैं, उसको ताप देते हैं। जैसे हमें जल से भाप बनानी है, अब जल से भाप बनानी है तो हमें क्या करेंगे, जल को गर्म करेंगे। अब जल को गर्म करने के लिए जो हमें ताप लग रहा है, जो उष्मा लग रही है, वो क्या काम कर रही है, वो उष्मा जो जल के कण हैं जो आपस में आकर्षण बल से जुड़े हुए थे, उस आकर्षण बल को तोड़ने का काम कर रही है। यानी जो आप तापमान दे रहे हो उससे जो ऊर्जा उष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिसे हम गुप्त उष्मा के नाम से जानते हैं, वो उष्मा क्या कर रही है, जल के कणों को क्या कर रही है, दूर करने का काम कर रही है, यानी उनके बीच का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने का काम कर रही है। तो इस कारण से जो हम जब किसी पदार्थ की अवस्था बदल रहे होते हैं तो जो तापमान है उसके तापमान में कुछ फर्क नहीं होता, फर्क किसमें पड़ता है, उसको दी जाने वाली उष्मा के मान में। वो उष्मा निर्धारित करती है उसकी अवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो उस दौरान जो तापमान है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, चले, क्योंकि जो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो तोड़ने का काम कौन कर रही है, उष्मा कर रही है, न कि ताप कर रही है। ठीक है, चले, ताप तो उस बिंदु तक काम करेगा जहां से उसकी अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाएगी। जैसे जल है तो जल से 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचेगा उसके बाद जल भाप बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसके बाद जो तापमान है, तापमान में जो बदलाव होना है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तापमान एक जगह फिक्स हो जाएगा और उसके बाद जो कार्य करेगी वो कौन करेगी, गुप्त उष्मा काम करेगी। ठीक है, चले, तो इस वजह से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। आगे है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। अब वायुमंडलीय गैसों को किसमें बदलना है, द्रव में, तो इसके लिए हम कुछ विधि बतानी है हमें। तो देखो, तो हमें गैस को किसमें बदलना है, द्रव में। तो हमने देखा था कि गैस के कणों को हम क्या कर सकते हैं, एक तो दाब लगा के क्या कर सकते हैं, संपीड़ित कराते हैं। क्या करके, दाब लगाकर संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है तो वो उसको क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं लेकिन उनको संपीड़ित किया जाता है और उनके कणों को पास पास लाया जाता है और फिर द्रव के रूप में बदला जाता है और उस द्रव की अवस्था के रूप में उसे किसमें भरा जाता है, गैस में। तो पहला उपाय तो क्या है कि आप दाब लगाकर गैस के जो कण हैं उनको क्या कर सकते हो, संपीड़ित कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप ज्यादा दाब लगाओगे तो धीरे धीरे गैस के अणु क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जैसे ही द्रव की अवस्था के रूप में आएंगे, यानी कणों की कुछ एक निश्चित दूरी होगी उनके बीच, जब उनके बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे किसी अवस्था में रूप में आना शुरू हो जाएंगे, द्रव की अवस्था में आना शुरू हो जाएंगे। तो पहला तरीका तो है कि दाब लगाकर हम क्या कर सकते हैं, गैस के अणुओं को संपीड़ित कर सकते हैं। दूसरा है कि गैसों के जो तापमान है उसको कम करके हम उसकी गतिज ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, जो गैसों का तापमान है उसको अगर हम कम करेंगे तो तापमान कम करने से उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो गैस के जो कण है वो फैलना धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो गैस के कण जब फैलना कम हो जाएंगे तो गैस को फिर धीरे धीरे हम द्रव में बदल सकते हैं। तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए दो सुझाव है। पहला, हम दाब लगा के द्रव जो गैस है उसके अणुओं को संपीड़ित कर सकते हैं और दूसरा क्या है, तापमान कम करके हम गतिज ऊर्जा को कम कर सकते हैं ताकि उनके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा जब कम होगी तो वो आपस में क्या होंगे, पास पास आएंगे और उनकी जो फैलने का गुण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दो तरीकों से हम गैस को द्रव के अंदर बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 4 ही प्रश्न थे। आगे देखें, आगे क्या है,
पेज नंबर 11 के प्रश्न है ये, ठीक है। देखिए, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है, कि बोल रहा है कि गर्मियों के दिन में जो कूलर है वो अधिक ठंडा क्यों रहता है, ठीक है। देखो, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे जो वाष्पीकरण की दर है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो अधिक, जैसे जैसे अधिक वाष्पीकरण होगा वैसे जो गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा का अवशोषण भी क्या होगा, अधिक होगा। जो गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, उसका अवशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और जब गुप्त ऊष्मा का अवशोषण बढ़ेगा तो जो कूलर का जल है, ठीक है, या उस जो कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है वो क्या होगा, ज्यादा ठंडा होगा। जब जल ज्यादा ठंडा होगा तो निश्चित रूप से जो कूलर है वो भी क्या रहेगा, अधिक ठंडा रहेगा, ठीक है। देखिए फिर से एक बार सुन ले कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है, जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा, जैसे एक तालाब है तो गर्मियों के अंदर उसका जल, आप उसके अंदर अगर जल भरा हुआ आप देखना कभी, तो गर्मियों के अंदर उसका जल जल्दी सूख जाता है, क्योंकि बरसात या सर्दियों के मौसम में वो जल धीरे धीरे सूखता है। इसका कारण क्या है कि गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा होता है, और जब तापमान ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण यानी जो जल के वाष्पों में बदलने की क्रिया है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी वो तेजी से वाष्प बन के उड़ने लगता है। और इसी कारण जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है उसका अवशोषण क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है वायुमंडल के द्वारा, ठीक है। तो इस वजह से जो वहां का एरिया है आसपास का वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वो का वही कॉन्सेप्ट का रहता है यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में कई लोग जब सोते हैं किसी पेड़ के नीचे या अपने घर पर, तो आसपास वो पानी छिड़क देते हैं, और पानी छिड़कने के बाद सोते हैं तो उन्हें कुछ ठंडक का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, तो वो ऐसा क्यों करते हैं कि जब हम पानी छिड़क देते हैं तो पानी के कारण जो जल की गर्मी होती है, जो जमीन की आसपास की, वो गर्मी के कारण जो पानी हमने छिड़का है आसपास उसका वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। जब वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है तो जो गुप्त ऊष्मा है जो जल की और उस भूमि की, वो गुप्त ऊष्मा का अवशोषण तेजी से हो जाता है। और जब उस गुप्त ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है वाष्पीकरण के रूप में, तो फिर जो आसपास की जो जमीन है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और इस कारण हमें किसका एहसास होता है, ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कूलर के साथ भी है, ठीक है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो ये का यही बात है कि गर्मियों में जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। जब जल का वाष्पीकरण अधिक होगा तो जो घड़े से जो ऊर्जा कम हुई है, यानी जल की जो वाष्पीकरण के कारण ऊर्जा कम हुई है, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जल के कण हैं वो वापिस किससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, घड़े की सतह से। तो घड़े के ऊपर तभी तो छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, उन छिद्रों से क्या हो जाता है, पानी का वाष्पन होता है, और उस पानी के वाष्पन के कारण जो उष्मा की कमी हुई है वो उष्मा की कमी वापिस किसके द्वारा, जो जल के कण है उनके द्वारा वो उष्मा क्या होगी, उस घड़े के जो बाहरी आवरण है उससे क्या होगी, ग्रहण की जाएगी, और उस उष्मा जब अवशोषित हो जाएगी वो, तो उष्मा के अवशोषण के कारण जो जल का तापमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जल का तापमान कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये का दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, वही वाष्पीकरण की क्रिया कि तापमान बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है, और इस कारण जो गुप्त उष्मा का अवशोषण है वो ज्यादा होता है, और गुप्त उष्मा के अवशोषण के कारण जो जल है अब इस ऊर्जा की पुनः प्राप्ति हेतु उस बर्तन से क्या करेगा, उष्मा लेने की कोशिश करेगा, जिसके कारण उस बर्तन का तापमान कम हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। चले आगे है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे सैंड वगैरह है, एसीटोन है या पेट्रोल है, वो हमारे हाथ पर टच वगैरह होता है या गिरता है तो हमारे हाथ को बहुत ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो जैसे ही हम एसीटोन पेट्रोल या इत्र हमारी हथेली पर रखते हैं तो जो कवथनांक होता है, ठीक है, क्या कवथनांक, तो कवथनांक क्या होता है, कवथनांक होता है द्रव का गैस में बदलना। किसका, द्रव का गैस में बदलना, यानी जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलता है उस तापमान को कहा जाता है उसका कवथनांक बिंदु, ठीक। तो जब हम एसीटोन पेट्रोल या जो इत्र है वो हमारे हाथ पर रखते हैं तो उनका कवथनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कवथनांक कम होने के कारण वो हमारी हथेली से क्या करते हैं, उष्मा अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, उष्मा अवशोषित करते हैं, यानी हमारे हाथों की जो गर्मी है उसको अवशोषित करते हैं, और वो किसमें बदल जाते हैं, वाष्प में। किसमें बदल जाते हैं, वाष्प में। और जब वाष्प में बदलेंगे हमारे हाथों की उष्मा ले लेंगे, तो जब उष्मा ले लेंगे तो हमारे हाथों का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब तापमान कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें क्या वहां पर महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा,
ठीक है। तो ये इसका कारण है कि एसीटोन, पेट्रोल और इत्र का कवचनांक कम होने के कारण ये हमारे हाथों की हथेली से क्या करते हैं, ऊष्मा ग्रहण करते हैं और किसमें बदल जाते हैं, वाष्प में, जिसके कारण हमारे हथेली का तापमान कम हो जाता है और हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। ठीक है, चले। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ये बोल रहा है कि कप से अगर हम चाय पीते हैं या गर्म दूध पीते हैं तो वो धीरे धीरे पीते हैं, जबकि हम प्लेट से पीते हैं तो जल्दी पी लेते हैं। तो सीधी बात है कि प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, कप की तुलना में ज्यादा होगा भाई। जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसका वाष्पीकरण है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक आपने एक बड़े से बर्तन में पानी भरा है, ठीक है, जो काफी बड़ा है, और एक बिल्कुल छोटा सा संकरा बर्तन है। अब दोनों को आपने ताप में रख दिया तो किसका जल जल्दी खत्म होगा, बड़े बर्तन का, क्योंकि उसको ताप ज्यादा मिलेगा, बड़ा बर्तन है तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसका वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। और एक छोटा सा बर्तन है तो उसका क्षेत्रफल कम है तो उसको जो तापमान मिलेगा वो भी छोटे क्षेत्रफल पर मिलेगा, और जब छोटे क्षेत्रफल पर तापमान मिलेगा तो उसकी जो वाष्पीकरण की दर है वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी। इसी कारण जो जितना ज्यादा बर्तन होगा उसकी जो वाष्पीकरण की क्षमता है वो कितनी होगी, ज्यादा होगी। तो इस वजह से जो प्लेट है, प्लेट के अंदर हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं क्योंकि उसकी वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और वाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण वो जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जबकि कप का जो क्षेत्रफल है वो कम होने के कारण जो वाष्पन की दर है वो क्या होती है, कम होती है, इसी कारण वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक, चले। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ये तो सबको पता है कि गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। कैसे? सूती कपड़े। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना ज्यादा आता है, और जब पसीना ज्यादा आता है तो हमें ऐसे कपड़ों की जरूरत होती है जो उस पसीने को क्या करे, अवशोषित करे, यानी सोखने की क्षमता रखते हो। तो जो सूती वस्त्र होते हैं वो उस पसीनों को जो सोखने की क्षमता रखने हैं, और पसीनों को सोख के वो किस में बदल देते हैं, फिर वाष्पों में बदल देते हैं। यानी कि जो कपड़े हैं वो हमारे शरीर से, सूती कपड़े हमारे शरीर से क्या करते हैं, पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, और पसीने को अवशोषित करने के बाद वो पसीना किसमें बदल जाता है, वाष्प में। और जब वाष्प के रूप में बदल जाता है तो हमारे शरीर को क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। इस कारण हमें गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सूती। ठीक है, चले। तो पेज नंबर 4, 6, 9 और 11 और जितने भी प्रश्न थे वो हमने आज इस क्लास में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पाठ के पीछे के जो प्रश्न उत्तर है उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।